15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हाथ अपने आप कांपने लगते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जिंदगी में मैंने हजारों किलोमीटर सड़कें नापी, अनगिनत रातें जंगलों, पहाड़ों और सुनसान हाईवे पर बिताई, लेकिन उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम माधव है। आज मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस समय मुझे ट्रक चलाते हुए मुश्किल से 2-3 साल ही हुए थे। मैं नया था, अनुभव कम था और दुनिया को उतना नहीं समझता था। मेरे अंदर लोगों की मदद करने का जुनून था। मुझे लगता था कि मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। शायद मेरी यही अच्छाई उस रात मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। कुछ ही महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी हर सफर पर निकलने से पहले मेरे माथे पर तिलक लगाती, हाथ जोड़कर भगवान से मेरी सलामती की दुआ मांगती और मुस्कुराकर कहती, जल्दी लौट आना। उसकी वही मुस्कान मेरे हर सफर का सहारा होती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, इसलिए चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, मुझे ट्रक लेकर निकलना ही पड़ता था। उन दिनों में लंबी दूरी का माल ढोया करता था। कई कई रातें लगातार सड़क पर गुजरती थीं, कभी घने जंगल, कभी सुनसान घाट, कभी वीरान हाईवे। यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उस दौर में मोबाइल फोन भी हर किसी के पास नहीं होते थे। रास्ते में कुछ हो जाए तो मदद मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए हम ड्राइवर हमेशा एक दूसरे को समझाते थे कि रात में अनजान जगहों पर बिना सोचे समझे गाड़ी मत रोकना। लेकिन सच कहूं, मैंने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था कि दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग होते हैं। काश उस रात भी मैं यही सोचकर आगे न बढ़ा होता, क्योंकि उस रात मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझे मौत के इतने करीब पहुंचा दिया था कि आज भी उस पल को याद करके मेरी सांसें थम जाती हैं। वह रात आज भी मेरी यादों में उसी तरह जिंदा है जैसे यह सब कल ही हुआ हो। उस रात सर्दियों का मौसम था। घड़ी शायद रात के 11:30 बजा रही थी। मैं अपना ट्रक लेकर एक लंबी डिलीवरी पूरी करने के बाद वापस लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी। कभी कभार कोई ट्रक सामने से निकल जाता, फिर कई मिनट तक दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं देता। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस बार घर पहुंचकर पत्नी के लिए क्या लेकर जाऊं। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसकी हर छोटी सी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। करीब आधा घंटा और बीत गया। अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद कार पर पड़ी। कार की हेडलाइट बंद थी। बोनट खुला हुआ था, जैसे उसमें कोई खराबी आ गई हो। कार के पास एक युवती खड़ी थी। वह बार बार सड़क की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसे मेरा ट्रक दिखाई दिया, उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने स्वाभाविक रूप से ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन अगले ही पल मुझे अपने साथी ड्राइवरों की बातें याद आ गईं। वे हमेशा कहते थे, रात में सुनसान सड़क पर किसी अनजान के लिए ट्रक मत रोकना। कई बार मदद के नाम पर जाल बिछाया जाता है। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि बिना रुके आगे निकल जाऊं, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में आंसू थे। वह लगातार हाथ जोड़कर इशारा कर रही थी। मैं खुद से लड़ने लगा। अगर सचमुच किसी की जान खतरे में हो तो? अगर मैं नहीं रुका और किसी की मौत हो गई तो? यही सोचकर मैंने आखिर ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। मैंने शीशा नीचे किया। वह भागती हुई मेरे पास आई। घबराई हुई आवाज में उसने कहा कि हमारी गाड़ी का आगे एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी खराब हो गई, फिर हादसा हो गया। उन्हें बहुत चोट लगी है। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। कई गाड़ियां निकली, लेकिन कोई नहीं रुका। आप भले इंसान लगते हो, प्लीज मेरी मदद कीजिए। भैया चलिए ना प्लीज। वह बार बार मुझसे सिर्फ एक बार मदद करने की विनती करती रही। उसकी आंखों में डर इतना असली लग रहा था कि मुझे उस पर शक करने की कोई वजह ही नहीं मिली। मैं ट्रक से नीचे उतर आया। उसने सड़क से थोड़ा हटकर अंधेरे की तरफ इशारा किया और कहा कि उसके पति वहीं पड़े हैं। मैंने एक बार अपने ट्रक की तरफ देखा, फिर उसके पीछे चल पड़ा।
उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं किसी घायल इंसान की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। सड़क की रोशनी अब धीरे धीरे पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ अंधेरा था और सूखी घास पर हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह लड़की बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि मैं बार बार इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। कुछ ही देर बाद हम उस सफेद कार के पास पहुंच गए। मैंने चारों तरफ देखा। न सड़क पर किसी हादसे का निशान था, न कहीं खून, न कोई घायल आदमी और न ही किसी दूसरी गाड़ी के टकराने का कोई सबूत। मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह बस कार के सामने खड़ी रही। अगले ही पल कार का अगला दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया और उसके तुरंत बाद पीछे वाला दरवाजा भी खुल गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले कार के अंदर से दो लंबे चौड़े आदमी बाहर निकले। दोनों के चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। एक के हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे के हाथ में लोहे की मोटी रॉड। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह कोई हादसा नहीं था। यह सब पहले से रचा गया जाल था और मैं उसमें फंस चुका था। पिस्तौल वाला आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे बंदूक सीधे मेरे सीने पर तान दी। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दूसरा आदमी मेरे बिल्कुल पास आया और मेरी जेबें टटोलने लगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने डरते हुए कहा, भैया, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ट्रक चलाता हूं, मुझे जाने दो। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांस रुकने लगी। उसी समय वह लड़की जो कुछ देर पहले रो रही थी अब मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। तब मुझे समझ आया कि वह भी इन्हीं लोगों की साथी थी। उस रात मैं पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहा था। मेरे सामने खड़े उन दोनों आदमियों की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। मैं समझ चुका था कि अगर मैंने जरा सी भी बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो शायद मैं उस रात जिंदा वापस नहीं लौटूंगा। उस दिन ही मुझे माल पहुंचाने के पैसे मिले थे। कई दिनों की मेहनत की कमाई मेरी जेब में थी। घर पहुंचकर वही पैसे मां के हाथ में रखने थे। पत्नी के लिए कुछ सामान खरीदने का भी इरादा था, लेकिन अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने खत्म होता दिखाई दे रहा था। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हवाले कर दी। उन्होंने पैसे गिने, फिर मेरा मोबाइल, कलाई की घड़ी, गले की सोने की चेन और हाथ की चांदी की अंगूठियां भी उतरवा ली। मेरे पास जो कुछ था सब कुछ उनके हाथों में जा चुका था। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कांपती आवाज में कहा, भैया, बस इतना ही था मेरे पास। मेरी अभी अभी शादी हुई है, घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे मत मारो, जो था सब ले लिया, अब मुझे जाने दो। कुछ पल तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर बंदूक वाला आदमी मेरे बिल्कुल पास आया और बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है, वरना यहां से कोई गवाह जिंदा नहीं जाता। इतना कहकर उसने मेरे ट्रक की चाबी भी निकाल ली। फिर तीनों मेरी तरफ पीठ करके ट्रक की ओर बढ़ गए। उन्होंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें भारी ट्रक चलाना नहीं आता था। कई कोशिशों के बाद भी जब ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ तो उन्होंने चाबी अपनी जेब में रखी और वापस उसी सफेद कार में बैठकर वहां से चले गए। मैं अकेला उस सुनसान सड़क पर खड़ा रह गया। चारों तरफ सन्नाटा था। मेरे पास न मोबाइल बचा था, न पैसे, न चाबी और न किसी से मदद मांगने का कोई रास्ता। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे ट्रक के पास गया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। आदत से मजबूर होकर मेरा हाथ इग्निशन की तरफ गया, लेकिन अगले ही पल याद आया कि चाबी तो वे लोग ले गए हैं। मैंने सिर सीट पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। तभी अचानक मुझे अपने मालिक की कही हुई एक पुरानी बात याद आई। जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया था तब उन्होंने मुझे एक पुरानी चाबी देते हुए कहा था, माधव, इसे हमेशा अपने पास रखना। जरूरी नहीं कि यह हर बार काम करे, लेकिन कभी असली चाबी खो जाए तो कई बार यही काम आ जाती है। उसी पल मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी।
मैंने सीट के पीछे रखा अपना पुराना बैग निकाला और घबराहट में उसे टटोलने लगा। पहले तो चाबी नहीं मिली, लेकिन जब मैंने पूरा बैग उल्टा किया तो एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई वह छोटी सी चाबी नीचे गिर पड़ी। मैंने तुरंत उसे उठाया और कांपते हाथों से इग्निशन में लगाया। पहली बार घुमाया तो कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी इंजन शांत रहा। अब मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैंने भगवान का नाम लिया और तीसरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई। अगले ही पल इंजन ने घरघराते हुए आवाज की और ट्रक स्टार्ट हो गया। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली हो। मैंने तुरंत गियर डाला और वहां से निकल पड़ा। उस समय मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। स्टीयरिंग पर पकड़ तो मेरी थी, लेकिन दिमाग अभी भी उसी जगह अटका हुआ था जहां कुछ देर पहले मेरी कई दिनों की मेहनत की कमाई, मेरा मोबाइल, मेरी चेन और मेरी इज्जत सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। मैं बस किसी तरह किसी ढाबे या पुलिस चौकी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद अभी मेरा इम्तिहान और लेना था। करीब 1 घंटे बाद अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद फिर कोई नया जाल होगा, इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार कम नहीं की। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले मेरे सीने पर बंदूक तानी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं, माथे से खून बह रहा था और वह बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देख रहा था जैसे कोई उसे मार डालने के लिए उसके पीछे भाग रहा हो। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे रुकने का इशारा किया। मैं चाहता तो उसे वहीं छोड़कर निकल जाता, लेकिन न जाने क्यों उसका डर बनावटी नहीं लग रहा था। तभी वह दौड़ता हुआ चलती गाड़ी के फुटबोर्ड पर चढ़ गया और हांफते हुए बोला, भाई, गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस यहां से निकाल ले, नहीं तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि जेब से सामान निकालते समय कई चीजें ट्रक के फर्श पर गिर गईं। उसने बिना मेरी तरफ देखे मेरा मोबाइल, मेरी सोने की चेन, मेरी घड़ी, मेरी अंगूठियां और पैसों की पूरी गड्डी मेरी सीट पर रख दी। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। यह आपका सारा सामान है, मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे यहां से बचा लीजिए, चाहे जहां ले चलिए, लेकिन इस सड़क पर गाड़ी मत रोकिए। अगर आपने गाड़ी रोक दी तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुछ देर पहले यही आदमी मेरे सीने पर बंदूक ताने खड़ा था और अब उसी की आवाज में इतना डर था कि उसकी बात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सख्त लहजे में कहा, पहले मुझे साफ साफ बता कि आखिर हुआ क्या है। तेरे पीछे कौन पड़ा है? पुलिस है, तेरे साथी हैं, या फिर पैसे के बंटवारे को लेकर तुम लोगों का आपस में झगड़ा हुआ है? अगर सच नहीं बताया तो मैं अभी गाड़ी रोककर तुझे यहीं उतार दूंगा। मेरी बात सुनते ही उसने घबराकर पीछे देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई अभी भी उसके पीछे भाग रहा है। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भाई, पुलिस नहीं है और न ही मेरे साथी। काश ऐसा ही होता। जो हमारे पीछे पड़ा है उससे कोई इंसान नहीं बचा सकता। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं, बस आप गाड़ी की रफ्तार कम मत करना। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, भाई, मैं, वह लड़की और मेरा दूसरा साथी कई सालों से इसी सड़क पर लोगों को झांसा देकर लूटते आ रहे हैं। जिस तरह हमने आज आपको फंसाया, ठीक उसी तरह न जाने कितने लोगों को लूटा है। कभी गाड़ी खराब होने का नाटक, कभी एक्सीडेंट का बहाना, तो कभी मदद के नाम पर लोगों को सुनसान जगह तक बुला लेते थे। आज तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमें लगने लगा था कि इस सड़क पर हमारा ही राज है। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन करीब 1 साल पहले इसी सड़क पर हमसे एक ऐसी गलती हो गई जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात भी हमें एक कार दिखाई दी। उसमें एक पति और पत्नी बैठे थे। दोनों किसी शादी में जा रहे थे। हमने हमेशा की तरह उन्हें भी रोक लिया। पहले तो उन्होंने हमारा विरोध किया,
लेकिन आखिरकार हम उनका सामान छीनने में कामयाब हो गए। हालात अचानक इतने बिगड़ गए कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। जब हमें होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। उसकी आवाज टूटने लगी थी। उस रात के बाद से भाई इस सड़क पर कुछ बदल गया। पहले हमें लगा यह सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें आज तक मैं समझ नहीं पाया। और आज आज तो उसने हमारे दोनों साथियों को भी नहीं छोड़ा। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? उसने कांपते हुए पीछे शीशे से बाहर देखा और फुसफुसाकर बोला, भाई अगर वह हमें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गई तो शायद अगला नंबर हमारा होगा। उसकी बात सुनकर मैंने अनायास ही एक्सीलेटर थोड़ा और दबा दिया। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में उठ रहे सवाल उससे भी ज्यादा तेजी से दौड़ रहे थे। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब आधी अधूरी बात मत करना। जो कुछ हुआ शुरू से बता। अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं 1 मिनट भी तुझे अपनी गाड़ी में नहीं बैठने दूंगा। उसने कांपते हुए गला साफ किया और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस रात को दोबारा अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। भाई, उस घटना के बाद हम तीनों ने सोचा था कि सब खत्म हो गया। हमने किसी तरह अपने किए हुए अपराध के निशान मिटाने की कोशिश की और वहां से भाग निकले। कई महीनों तक कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे हमें लगने लगा कि हम बच गए हैं। फिर हम पहले की तरह लोगों को लूटने लगे। लेकिन आज आज पहली बार हमें अपने किए की सजा मिलनी शुरू हुई। उसने गहरी सांस ली। आज जब हमने आपको लूटा और वहां से निकले तब हम तीनों बहुत खुश थे। हमें लगा आज भी सब पहले जैसा ही रहा। हमारी कार उसी जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ रही थी। लड़की पीछे बैठी थी और मेरा साथी गाड़ी चला रहा था। मैं आगे वाली सीट पर बैठा पैसों की गड्डियां गिन रहा था। तभी अचानक हमारी हेडलाइट अपने आप कई बार जलने बुझने लगी। पहले तो हमने सोचा कि बैटरी में कोई खराबी होगी, लेकिन अगले ही पल पूरी सड़क पर ऐसा घना कोहरा छा गया कि कार के सामने 10 कदम दूर तक भी दिखाई देना बंद हो गया। हमने गाड़ी रोकने की सोची, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच हमें एक सफेद कार खड़ी दिखाई दी, बिल्कुल अकेली। उसका इंजन बंद था, हेडलाइट भी बंद थी। हमने सोचा कोई नया शिकार मिल गया है। मेरा साथी हंसते हुए बोला, आज तो किस्मत बहुत मेहरबान है। हम तीनों कार से उतरकर उस सफेद गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुंचे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। इतनी ठंड कि सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने कार के अंदर झांका, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी बिना किसी के बैठे, बिना चाबी लगाए उस कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। वह आगे बोला। हम डरकर पीछे हटे ही थे कि वह कार अचानक पूरी रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ी। हम तीनों जान बचाकर अपनी कार की तरफ भागे। किसी तरह अंदर बैठे और मेरे साथी ने इंजन स्टार्ट किया। हम जितनी तेज भाग सकते थे भागने लगे, लेकिन भाई वह सफेद कार हमारे पीछे ही थी। उसकी हेडलाइट कभी दाईं तरफ दिखाई देती, कभी बाईं तरफ, कभी अचानक बिल्कुल पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेल रहा हो। करीब 5 मिनट तक यही चलता रहा। फिर अचानक हमारी कार के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल और बिल्कुल स्थिर चेहरा। मेरे साथी ने उसे बचाने के लिए जोर से ब्रेक मारा। कार सड़क से फिसलकर कच्चे रास्ते में चली गई और एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हम तीनों बुरी तरह उछल गए। किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकले। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क पर कोई औरत नहीं थी। सफेद कार भी गायब थी। हमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। उसने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। मेरा दूसरा साथी जो ड्राइव कर रहा था अचानक एक जगह खड़ा होकर अंधेरे में देखने लगा। मैं उसे आवाज देता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वह जैसे किसी अनदेखी चीज से डरकर जंगल की तरफ भागा। मैं और वह लड़की उसके पीछे भागे। कुछ दूर जाकर उसकी चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिसे सुनकर आपके कान सुन्न हो जाते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो वह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें टूट रही थीं। वह बार बार कांपते हुए
सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वह आ गई, वह हमें नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। उसने कुछ पल रुककर फिर कहना शुरू किया। मैं और वह लड़की बुरी तरह घबरा गए। हमने वहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। हम वापस कार की तरफ भागे, लेकिन जब हम पहुंचे, वह कार वहां थी ही नहीं। जहां हमने उसे छोड़ा था, वहां सिर्फ टायरों के निशान थे। तभी पीछे से पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। हमने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वही औरत बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सीधे हमारी तरफ थीं। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस हमें देख रही थी। लड़की जोर जोर से रोने लगी और जान बचाकर सड़क की तरफ भागी। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। तभी पीछे से उसकी चीख सुनाई दी। मैं रुका नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बस भागता रहा। कुछ दूर जाकर जब मैंने पलट कर देखा, वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क पूरी खाली थी। मैं भागते भागते किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचा। तभी दूर से आपके ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। उस समय मुझे समझ आ गया था कि अगर आज किसी ने मेरी जान बचा सकती है, तो वह सिर्फ आपकी गाड़ी है। इसलिए मैंने बिना सोचे आपके सामने आकर हाथ जोड़ दिया। भाई, अब आप ही बताइए, अगर वह चीज हमारे पीछे सचमुच आ गई, तो क्या हम बच पाएंगे? उसकी बात खत्म होते ही ट्रक के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया कि कुछ पल के लिए सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच कोई ऐसी ताकत उसके पीछे पड़ी है, या फिर डर ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन उसकी हालत देखकर यह भी नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह हर 10-20 सेकंड में पीछे लगे शीशे में देख लेता और फिर घबराकर सिर झुका लेता। मैंने उससे कहा, देख, अगर तू मुझसे सच बोल रहा है, तो अब जो भी होगा उसका सामना करेंगे। लेकिन अगर यह सब मुझे डराने का कोई नया खेल है, तो याद रख, इस बार मैं तेरी एक बात पर भरोसा नहीं करूंगा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर पीछे वाले शीशे पर ही जमी हुई थी। अचानक उसके होंठ सूख गए। उसने कांपती उंगली पीछे की तरफ उठाई और बहुत धीमी आवाज में बोला, भाई, पीछे मत देखना, बस गाड़ी चलाते रहना। उसकी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया कि पीछे नहीं देखना है, लेकिन इंसान का मन भी अजीब होता है। जितना किसी चीज से मना करो, उतनी ही उत्सुकता बढ़ जाती है। आखिर मैंने रियर व्यू मिरर में एक नजर डाल ही दी। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक दूर अंधेरे में 2 हल्की सी सफेद रोशनियां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार काफी दूर से हमारी तरफ आ रही हो। मैंने सोचा शायद कोई दूसरी गाड़ी होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि वह रोशनियां जितनी तेजी से हमारे करीब आ रही थीं, उतनी तेज रफ्तार से इस सड़क पर कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ ही पलों में वह सफेद कार हमारे बिल्कुल पीछे आ रही थी। अजीब बात यह थी कि उसकी हेडलाइट जल रही थी, लेकिन सड़क पर उसकी कोई आवाज नहीं थी, न इंजन की न टायरों की। मैंने फिर शीशे में देखा। इस बार कार के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। इतने में मेरे पास बैठा वह लुटेरा जोर से चिल्लाया, भाई, वह आ गई। मैंने कहा था ना, वह हमें छोड़ने वाली नहीं है। अचानक ट्रक के केबिन का तापमान जैसे एकदम गिर गया। कुछ क्षण पहले तक जो हवा सामान्य थी, अब बर्फ जैसी ठंडी लगने लगी। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। मैंने खिड़की का शीशा देखा। उस पर बिना बारिश के नमी जमने लगी थी। तभी ट्रक के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने जैसी आवाज आई। धम, फिर दूसरी धम। ऐसा लगा जैसे कोई केबिन की छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरे साथ बैठा आदमी डर के मारे सीट से चिपक गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़बड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए ट्रक को सड़क पर सीधा रखा। मैं जानता था कि अगर इस समय मेरा ध्यान जरा सा भी भटका तो ट्रक पलट सकता है। उसी समय बिना किसी हवा के ट्रक का बायां दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो।
मैंने पूरी ताकत से दरवाजे का लॉक पकड़ लिया। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे मुझे सौंप दो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। केबिन में मेरे और उस लुटेरे के अलावा कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज फिर आई, पहले से भी ज्यादा साफ। जिसने पाप किया है उसे बचाओ मत। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद अब मैं भी इस घटना का हिस्सा बन चुका हूं। शायद सिर्फ इसलिए कि मैंने उस आदमी को अपने ट्रक में बैठा लिया था। मैंने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे सड़क पर हमारा इंतजार एक और ऐसी चीज कर रही थी जिसे देखकर मेरी जिंदगी की सारी हिम्मत एक ही पल में टूटने वाली थी। मैंने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह इस सड़क से निकलकर किसी आबादी वाले इलाके तक पहुंच जाऊं। लेकिन जितनी तेज मैं ट्रक दौड़ा रहा था, उतनी ही तेज वह सफेद कार भी हमारे पीछे चली आ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी हेडलाइट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके इंजन की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। मैंने एक बार फिर शीशे में देखा तो मेरी सांस अटक गई। ड्राइवर सीट अब भी खाली थी, लेकिन पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी दिखाई दे रही थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। मेरे पास बैठा वह लुटेरा जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, मैंने कहा था ना, वह हमें नहीं छोड़ेगी। उसने पहले मेरे दोनों साथियों को ले लिया, अब मेरी बारी है। लेकिन अब वह आपको भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने मुझे अपने ट्रक में बैठा लिया है। अब आप भी उसके रास्ते में आ गए हैं। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और कहा, चुप बैठ, अगर डर गया तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ट्रक की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगीं। हेडलाइट कभी जलती, कभी बुझती। डैशबोर्ड की सुइयां अपने आप ऊपर नीचे होने लगीं। हॉर्न बिना मेरे हाथ लगाए अपने आप बज उठा। पूरे केबिन में जलने जैसी अजीब गंध फैल गई। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया कि अगर मैंने ट्रक रोक दिया तो शायद हम कभी यहां से निकल नहीं पाएंगे। मैंने तुरंत स्टीयरिंग दाईं तरफ मोड़ा। मुझे पूरा यकीन था कि ट्रक उसे टकरा जाएगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल पास पहुंचा, वह अचानक धुइयों की तरह गायब हो गई। मैंने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि पीछे बैठा लुटेरा जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल कांप उठा। मैंने पलट कर देखा तो वह अपनी सीट के कोने में सिकुड़ गया था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह ट्रक की पिछली खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने शीशे में देखा तो मेरा गला सूख गया। वही औरत अब ट्रक के पीछे नहीं थी। वह ट्रक के ठीक पीछे वाले फुटबोर्ड पर खड़ी थी। एक हाथ से उसने ट्रक का हैंडल पकड़ा हुआ था और उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। जैसे ही उसके बाल हटे, उसकी सफेद निर्जीव आंखें सीधे मेरी आंखों से टकराईं। मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को संभाला। तभी ट्रक के अंदर एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे के रोने की, तो कभी किसी आदमी की दर्द भरी चीख की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ट्रक किसी अदृश्य ताकत से भर गया हो। मेरे पास बैठा लुटेरा दोनों कान बंद करके लगातार रोए जा रहा था। वह बार बार कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। अचानक ट्रक के दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। तेज हवा के साथ दरवाजा बाहर की तरफ झटके से खुला और उसी पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उस लुटेरे की शर्ट को पूरी ताकत से पीछे खींच लिया हो। वह सीट को दोनों हाथों से पकड़े चीख रहा था और मैं एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब यह सिर्फ उसकी जान की लड़ाई नहीं रह गई थी। अब मौत मेरे ट्रक के अंदर आ चुकी थी
और अगर अगले कुछ मिनटों में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो शायद हम दोनों में से कोई भी इस रात का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पूरे ट्रक को पकड़ लिया हो। एक्सीलेटर पूरा दबा हुआ था, इंजन जोर जोर से गरज रहा था, लेकिन ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह अपने आप सड़क के बीचों बीच रुक गया। मैंने कई बार गियर बदला, बार बार एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे बगल में बैठा वह लुटेरा अब जोर जोर से रो रहा था। वह बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। इतने में ट्रक के बाहर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। न हवा चल रही थी, न झींगुरों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात थम गई हो। फिर धीरे धीरे सड़क के बीच एक सफेद साया दिखाई दिया। वह बिना कोई आवाज किए ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरे बगल में बैठा वह आदमी अचानक चीखता हुआ दरवाजा खोलकर नीचे कूद पड़ा और जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह जैसे किसी अदृश्य ताकत के सामने रुक गया। वह आदमी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते जा रहे थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता और घबराकर फिर दौड़ पड़ता। तभी अचानक उसके पैर जैसे किसी अदृश्य चीज से टकराए और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उठने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी टांग को कसकर पकड़ लिया हो। उसने पूरी ताकत लगाई, मिट्टी को दोनों हाथों से खुरचा, लेकिन वह खुद को छोड़ा नहीं पाया। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, वह चीखते हुए रहम की भीख मांग रहा था। अगले ही पल उसके कंधे पर एक जोरदार झटका लगा। वह दर्द से चीख उठा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे की ओर घसीट रही हो। उसके कपड़े जगह जगह से फटने लगे, बाहों और चेहरे पर गहरी खरोंचें उभर आईं और वह बेबस होकर जमीन पर घिसटता चला गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। मैं ट्रक के अंदर से यह सब देख रहा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैं चाहकर भी उसकी मदद के लिए नीचे नहीं उतर पाया। कुछ ही क्षण बाद वह अचानक पूरी तरह शांत हो गया। घना कोहरा उसके चारों ओर फैल गया और उसने उसे अपनी ओट में छिपा लिया। जब कोहरा धीरे धीरे छूटा, वहां न वह आदमी था, न वह रहस्यमयी साया। जमीन पर सिर्फ घिसटने के निशान, उसके फटे हुए कपड़ों का एक टुकड़ा और वह कपड़े का थैला पड़ा था जिसमें कुछ देर पहले उसने मेरा सामान लौटाया था। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि किसी की ठंडी नजर अब मेरी तरफ उठ चुकी थी। वह बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई इंसान नहीं था। मैं ट्रक के अंदर बैठा सब कुछ देख रहा था। डर के मारे मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। अगले कुछ पलों में जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना आज भी मेरे लिए आसान नहीं है। बस इतना याद है कि उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ क्षण बाद सड़क पर फिर वही सन्नाटा था। न वह आदमी दिखाई दे रहा था, न वह सफेद साया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। शायद डर, थकान और सदमे ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। ट्रक के चारों तरफ गांव के कई लोग खड़े थे। किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला था, कोई मुझे संभाल रहा था। मैं घबरा कर उठ बैठा और सबसे पहला सवाल यही पूछा, वह आदमी कहां गया? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरी तरफ लंबे समय तक देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, रात को इस सड़क पर जो देखा उसे भूल जाना ही तेरे लिए अच्छा है। इस जंगल के बारे में हम लोग बरसों से एक बात सुनते आ रहे हैं। कहते हैं कि जिसने यहां किसी बेगुनाह के साथ बड़ा अन्याय किया हो, वह चाहे कितनी भी दूर भाग जाए, एक दिन उसे इसी रास्ते पर लौटना पड़ता है और फिर उसे उसके कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। उनकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक बार पीछे मुड़कर उस सुनसान सड़क की तरफ देखा
और उसी दिन मन ही मन कसम खा ली कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, उस रास्ते से दोबारा कभी ट्रक लेकर नहीं गुजरूंगा।